हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम प्रियम्बल का टॉपिक जो पिछली क्लासेस में शुरू किया था उसे कंटिन्यू करेंगे। आई होप सभी को सब अच्छे से समझ में आ रही हैं, चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, साथ में समझते हुए चल रहे हैं। इसी होप के साथ आगे सेशन को बढ़ाते हैं। क्या क्या चीजें हमने पहले पढ़ ली हैं, उन चीजों को एक बार के लिए क्विक रिकैप लेकर फिर आगे के सेशन को हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पढ़ा था कि 22 भाग हैं, 22 या फिर हम क्या कह सकते हैं पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स के अंदर हमारे 395 आर्टिकल्स बनाए गए हैं। ठीक है, उन इससे पहले हम क्या देखते हैं, हमें भारतीय संविधान के ये पार्ट्स हम पढ़े उससे पहले हमें पहले पेज पे इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है कि आगे आने वाले चैप्टर्स किस किस तरीके के होने वाले हैं, क्या सोचकर ये बुक लिखी गई है। उस इंट्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, प्रस्तावना का प्रेम्बल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। प्रस्तावना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहली चीज कि इसका आइडिया कहां से अडॉप्ट किया गया है, आइडिया इसका लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। दूसरा, इसकी लैंग्वेज कहां से ली गई है, लैंग्वेज इसकी ली है ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा, यदि इंडिया के संदर्भ में बात की जाए तो प्रस्तावना का विचार कहां से निकल कर आता है, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंज करके हमने क्या लिया है, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया है। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में समझ चुके थे, इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी है जाकर चेक कर सकते हैं। प्रस्तावना का टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा संविधान की प्रस्तावना का अमेंडमेंट। हमने 2-3 क्वेश्चंस के माध्यम से इस लाइन को समझने की कोशिश की थी कि क्या भारतीय संविधान में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो संविधान का ही भाग क्या है, प्रस्तावना है। तो क्या प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। याद रखने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हुआ है पहले, कभी हुआ है, कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। एक बार कब हुआ है, 1976 में। कब हुआ है, 1976 में। एक सेकेंड, नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में। और 1976 में अमेंडमेंट नंबर कौन सा आया था, 42nd अमेंडमेंट आया था हमारा। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। अब प्रस्तावना में अमेंडमेंट के माध्यम से, अमेंडमेंट मतलब चेंज, कोई परिवर्तन, संशोधन, संशोधन के माध्यम से 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे। कौन कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए, सिस के माध्यम से याद रखे जा सकते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसके बाद हमने शुरू किया था प्रस्तावना को पढ़ना, प्रस्तावना का बेसिक टेक्स्ट। मैंने आप लोगों से बोला था कि इसको याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें से ही निकल कर आते हैं। 2-4 बार इसको रीड करने की कोशिश करोगे, दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं तो ये याद हो जाती है। लगता है देखने में काफी लेंदी है, इतनी लेंदी ये नहीं है। ठीक है, हम भारत के लोग, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है। हम भारत के लोग, भारत को, तो भारत शब्द का इस्तेमाल क्या है, 2 बार किया गया है। प्रस्तावना स्टार्ट किन शब्दों से होती है, हम भारत के लोगों से होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। तो स्टार्टिंग के जो 5 वर्ड्स हैं वो भारतीय संविधान, भारतीय राज्य की क्या बताते हैं, प्रकृति बताते हैं कि भारत कैसा होगा। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, भारत कैसा होगा, भारत समाजवादी होगा, भारत कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। इसके बाद हमने देखा कि संविधान, राज्य की प्रकृति बताने के बाद प्रस्तावना हमें भारतीय संविधान के उद्देश्य बताती है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये भारतीय संविधान के क्या है, उद्देश्य हैं। ये चीजें हमें हमारे लोगों को प्रोवाइड करवानी है, लोगों को उपलब्ध करवानी है। तो न्याय हमारे पास जो था वो कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुता 1 प्रकार की जिसमें 2 टाइप आ जाएंगे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना तीसरी चीज हमें क्या बताती है, तारीख बताती है। कौन सी तारीख, जिस दिन हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था, तिथि बताती है। क्या बताती है, अंगीकरण की या फिर अंगीकरण की तिथि, अंगीकरण की तिथि बताती है प्रस्तावना। वो तिथि क्या है हमारे पास, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये लॉक हो गया, ठीक है। अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 और हिंदी में देखें तो माघशी शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इस दिन हमने सबने दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था और गिव टू अवरसेल्फ, अपने आप को समर्पित किया था। तो ये 3 चीजें प्लस एक चौथी चीज प्रस्तावना में क्या बताई जाती है, एक चौथी चीज प्रस्तावना में बताई जाती है अधिकारों का स्रोत। क्या है चौथी चीज, अधिकारों का, एक सेकंड, अंगीकरण की तिथि और चौथी चीज यहां पे लिख लो, अधिकार स्रोत। अधिकारों का स्रोत बताओ, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, क्या लिखा गया है यहाँ पे, हम भारत के लोग इस संविधान को बनाकर किस तरीके का, जो भी संविधान, जो भी चीजें लिखी गई है उसको बनाकर अपने आप को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान हमने खुद बनाया है, खुद को ही समर्पित कर लिया। मतलब संविधान में पावर किसके हाथों में दी गई है, लोगों के हाथों में दी गई है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यदि आप देखो, एक सेकेंड, हमने फिर पढ़ना शुरू किया था इनमें से एक एक वर्ड, ठीक है। याद आपको रखना है, न्याय 3 प्रकार का, लिबर्टी 5 प्रकार की, इक्वलिटी 2 प्रकार की, इक्विटी या इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी 1 प्रकार की, ठीक है। ये सारी चीजें याद करने के बाद हमने देखा संविधान में देखने में प्रस्तावना कैसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ने शुरू किए। जो जो चीजें हमने सारी देखी इसके अंदर कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, 5 टाइप प्रकृति के बताए गए हैं, उन सबका अर्थ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमने उसमें से उठाया हम भारत के लोग। हम भारत के लोग वर्ड का मतलब क्या है कि संप्रभुता या फिर अधिकारों का स्रोत किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु का क्या मतलब है, इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री, इंडिया इज अ सॉवरन नेशन, या फिर पाकिस्तान इज अ सॉवरन नेशन, या फिर ब्रिटेन इज अ सॉवरन नेशन। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी देश, इस केस में हम भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत की प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, लेकिन संप्रभुता का कॉन्सेप्ट सब जगह क्या होता है, एक तरीके से अप्लाई होता है। ये क्लासेस हमारी थोड़ी सी स्टार्टिंग में फास्ट चल रही है, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है, ये सारी चीजें पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी को भी लगता है कि ये सब चीजें समझ में अभी थोड़ी कम आ रही है, तो जाकर क्या करना है, लास्ट वाली क्लास को चेकआउट करना है, उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। भारत आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में अपने निर्णय लेने के लिए, राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी ताकत उस पर अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए दबाव नहीं बना सकती, बात को याद रखना है। भारत यदि कोई भी डिसीजन लेगा तो वो भारत के लिए फायदेमंद होगा तभी लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। हमने रशिया यूक्रेन के एग्जाम्पल के साथ ये चीज डिस्कस की थी, अगेन आप लास्ट क्लास में से देख सकते हो। संप्रभु देश वही है जो अपना काम अपने हिसाब से कर सकता है, कहने की बात ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या होगा, याद करो प्रेम्बल का टेक्स्ट, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्या आएगा, समाजवादी। इसके बाद क्या आएगा, दूसरा कीवर्ड हमारा क्या है, समाजवादी, ठीक है। अब देखो समाजवाद का मतलब वैसे क्या होता है,
आपने यदि किसी ने भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है अच्छे से, कुछ बच्चे होंगे जो कॉलेज में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में उनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगा और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में उन्होंने क्या पढ़ा होगा, विचारधाराएं पढ़ी होंगी। ठीक है, विचारधाराओं में एक विचारधारा हमारी क्या आती है, समाजवाद भी आती है, जैसे पूंजीवाद है, जैसे हमारा नारीवाद है, जैसे पर्यावरणवाद है, जैसे हम उसी तरीके से हमारा क्या है, जैसे साम्यवाद है, उसी तरीके से हमारा समाजवाद है। समाजवाद, ध्यान से सुनना, इसका वैसे मतलब क्या होता है आइडियोलॉजिकल सेंस में, यदि विचारधाराओं की तरह हम देखें तो समाजवाद का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा सोचने का तरीका, एक ऐसा राज्य जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर हम क्या कहें उत्पादन के साधन, क्या चीज, उत्पादन के साधन, ये किसके हाथों में केंद्रित होते हैं, उत्पादन के साधन। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, समाजवाद की बात कर रहे हैं। समाजवाद में उत्पादन के साधन किसके हाथों में केंद्रित होते हैं, राज्य के हाथों में, अधिकतम राज्य के अधीन भी लिख सकते हो, राज्य के हाथों में केंद्रित या फिर राज्य के अधीन। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन के साधनों से आप मतलब क्या निकाल रहे हो, उत्पादन के साधन मतलब नाम से पता चल रहा है जहां उत्पादन हो रहा है, जहां प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन किस चीज का, प्रोडक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि खेत खलियान है, खेत खलियानों में हमारा अन्न उत्पादित होता है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मास प्रोडक्शन होता है। किसी भी फैक्ट्री को ले सकते हो जहां पे कार बन रही है बड़ी बड़ी से लेकर जहां पे एक छोटी सी बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, हाँ दोनों ही जगह क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, किसी चीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी चीज को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो उत्पादन के जो भी साधन है, चाहे वो खेत खलियान है, चाहे वो बड़ी सी फैक्ट्री है, वो यदि अधिकतम चीजें राज्य के हाथ में केंद्रित है, राज्य का उस पर होल्ड है, राज्य ही उसमें लोगों को सैलरी देता है, राज्य ही उसमें लोगों को अपॉइंट करता है, और जो भी प्रॉफिट आता है वो राज्य ही अपने पास रखता है, स्टेट मतलब सरकार ही अपने पास रखती है, और उस प्रॉफिट का अपने हिसाब से फिर इस्तेमाल करती है, लोगों को जहां पे जरूरत है लगाएगी, जहां पे अपने पास रखना है अपने पास रखेगी। नॉर्मली सरकार जो पैसा होता है उसको क्या करती है, लोगों के बीच में ही उसे लगा देती है, जैसे स्कीम्स चला दी कोई अच्छी, किसी समाज के किसी व्यक्ति को, जो समाज के कोई एक ऐसा सेक्शन है जिसको किसी स्कीम की जरूरत है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लड़कियों के को आगे बढ़ाने के लिए स्कीम बनाई जाती है, तो इस तरीके की स्कीम में फिर सरकार पैसा खर्च करती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्पादन के साधन अधिकतम राज्य के अधीन है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी वाली आइडियोलॉजी है इसके अगेंस्ट जो आती है, पूंजीवाद, या फिर हम जिसमें उदारवाद की भी बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, उत्पादन के साधन, ये इसकी बिल्कुल उल्टी आइडियोलॉजी है। उत्पादन के साधन किसके अधीन होते हैं, उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के अधीन, अधिकतम। अब इसमें अपन 100% दोनों में ही बात नहीं कर रहे, अधिकतम की बात कर रहे हैं, जैसे 70 to 90% यहाँ पर किसके अधीन हो जाएंगे, अधिकतम निजी व्यक्तियों के अधीन, निजी व्यक्तियों के अधीन। अब वही बात करो, कोई खेत खलियान है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, कोई बड़ी कंपनी है, सरकार का उस पर कोई हक नहीं है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट व्यक्ति है, जैसे हम अपने देश में बात करें बड़े बड़े कैपिटलिस्ट या फिर बड़े बड़े उद्योगकर्ता पूंजीपति, जैसे अंबानी अडानी का नाम इसमें आप ले सकते हो, उनके हाथों में यदि उत्पादन के साधन केंद्रित हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यदि जो सरकार है वो केवल क्या करेगी, सुपरविजन का काम करेगी। अब भारत की यदि बात करें, आपको लगे कि भारत में तो ये पूंजीवादी है, फिर है ना, भारत में दोनों का ही क्या है, दोनों का ही मिला जुला स्वरूप पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को इसलिए हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं ना, तो प्रियम्बल में समाजवाद जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, समाजवाद शब्द का मतलब इन सब चीजों से ज्यादा नहीं लगाया जाता। ठीक है, समाजवाद शब्द का मतलब इन सब चीजों से ज्यादा नहीं लगाया जाता। वो समाजवाद कैसा है, हमारे यहाँ पे गांधीवादी समाजवाद अपनाया गया है। ठीक है, गांधीवादी या फिर गांधी के विचारों से, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, नेहरू के विचारों से हमारा समाजवाद प्रभावित है।
जिसके अंदर हम समाजवाद में किसकी बात करते हैं, हाशिए पर आए लोगों की, जिसमें हमारा पुअर वर्ग भी हो सकता है, जो गरीब जनसंख्या है हमारे राज्य की, भारत की जो गरीब जनसंख्या है, भारत की जो अनएम्प्लॉयड जनसंख्या है या फिर बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, हाशिए पर गए हुए लोग हैं, जिसमें हमारे समाज का कमजोर वर्ग आएगा, जिसमें SC ST हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए, विधवा महिलाएं हो गई, इस तरीके के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को क्या है, समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, उन सभी को एक तरीके से ट्रीट करना, समाज में इनइक्वालिटी को खत्म करना, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को खत्म करना, मतलब जो अवसर की असमानता है उसको खत्म करना, सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, सभी व्यक्तियों की गरिमा की समान रूप से रक्षा की जाए। ये हमारे समाजवाद का प्रियम्बल के हिसाब से मतलब है। आपको ये दोनों ही चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। समाजवाद यहाँ पे उत्पादन के साधन अधिकतम राज्य के अधीन, यहाँ पे निजी व्यक्तियों के अधीन। लेकिन जब हम प्रियम्बल के समाजवादी की बात करते हैं उसमें हम क्या बात करते हैं कि जो समाज के हाशिए के लोग हैं, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, समाज में असमानताओं को पूरी तरीके से क्या करना, समाप्त करना। एक वर्ड लिख सकते हो, असमानताओं की, असमानता, या फिर क्या लिखो, अन्याय की समाप्ति। अब आप कहोगे मैम जब इसका इतना ही पढ़ना था तो आपने हमें इतनी सारी चीजें क्यों बताई, फिर आपने हमें ये सारी चीजें क्यों बताई? ये सारी चीजें इसलिए बताई कि आगे जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं आप जाके समाजवाद का, क्योंकि समाजवाद एक विचारधारा के रूप में बहुत ही बड़ी विचारधारा है, बहुत फेमस विचारधारा है, कहीं को आप जाके पढ़ो समाजवाद का मतलब क्या है, फिर आप कहो कि मैम आपने तो हमें क्या बता दिया, ये तो इसका समाजवाद का मतलब यहाँ पे देखने को ही नहीं मिल रहा। इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि इसका मतलब ऐसे ही होता है, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो उसका मतलब ये निकल कर आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हो, जो समाजवाद है ना वही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारे वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट मतलब इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे एक और चीज क्या याद रख सकते हो, हम यहाँ पे मार्क्सवादी समाजवाद की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दो, इसमें भी दो प्रकार के समाजवाद और हैं, ठीक है। एक तो कौन सा, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार यदि आपने पढ़ लिए ना तो फिर आपको लाइफ टाइम ये याद रहेंगे, बार बार इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने एक बार इनको सोचा ना कि क्या है ये तो हम रट लेंगे कोई बात नहीं, तो फिर चीजें दिक्कत करती हैं आगे जाके, ठीक है। इसलिए एक बार इनको कहीं से भी पढ़ लो, याद समझ लो, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मार्क्सवादी और ठीक है, मार्क्सवादी समाजवाद किसकी बात करता है, मार्क्सवादी समाजवाद में बात की जाती है क्रांति की। हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि पूंजीवाद के अंदर अधिकतम जो संसाधन है वो निजी लोगों के हाथों में केंद्रित है। मार्क्स क्या कहते हैं, कॉल मार्क्स एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, उनकी आइडियोलॉजी को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि जो उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के हाथ में है ना, इनसे छीनकर हमें किसको देने हैं, राज्य को देने हैं। जिस टाइम पे कॉल मार्क्स हुए थे उस टाइम पे पूंजीवाद अपने चरम पर था, ठीक है। पूंजीवादी आइडियोलॉजी को वो हटाना चाहते थे, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में जब चीजें आ जाती है ना तो वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने जियो को देखा होगा ना, जियो का रिचार्ज हमको पहले कितना सस्ता मिलता था, फ्री में हमको नेट दे के हमको उसकी आदत डाल दी। अब जब सभी लोगों को आदत पड़ चुकी है, अब आप देख रहे हैं ना जियो के रिचार्ज कितने महंगे होते जा रहे हैं, टाइम ब टाइम जियो के रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी आदत हो गई है, बाकी कॉम्पिटिटर इतने बचे नहीं, तो अब जो जियो के मालिक हैं वो अपने हिसाब से उसके प्राइसेस तय कर रहे हैं। क्योंकि जो निजी व्यक्ति है उसका मोटिव, उसका गोल, उसका उद्देश्य हमेशा क्या रहता है, लोगों से प्रॉफिट कमाना, लोगों से लाभ निकालना किसी तरीके से, जबकि राज्य का मोटिव लाभ निकालना नहीं, लोगों का कल्याण करना ज्यादा होता है। इसलिए मार्क्स ने क्या बोला, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना ये खराब है, इसमें निजी व्यक्ति किसका, गरीबों का शोषण करते हैं। तो इस वाले जो ये जो चीज है ना इसको हमें क्या करना है, खत्म करना है, समाप्त करना है। पूंजीवाद को खत्म करके हमें क्या लाना है, समाजवाद, और इवेंचुअली उसके बाद मार्क्स का तो क्या कहना था, हमें साम्यवाद लाना है। उतना समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम समाजवाद की तरफ आएंगे, और समाजवाद की तरफ ये जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, क्रांति के माध्यम से। बहुत खूनी बड़ी क्रांति होगी जिसमें मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग को हटा देंगे, और फिर हमारा समाज क्या है, साम्यवाद और समाजवाद की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो मार्क्सवादी जो समाजवाद है वो किसको सपोर्ट करता है,
क्रांति को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन गांधीवादी या फिर आप क्या कह सकते हैं नेहरूवादी जो समाजवाद है की विचारधारा, वो किसको सपोर्ट करती है, क्रमशः परिवर्तन, क्रमशः परिवर्तन या फिर ग्रेजुअल चेंज। किस चीज को, ग्रेजुअल चेंज। आपको कुछ भी अचानक से क्रांति से करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीजें समय के अनुसार धीरे धीरे आपको बदलनी पड़ेंगी। जो पूंजीपति है वो भी धीरे धीरे बदलेंगे, जो मजदूर वर्ग है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्रमशः परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के माध्यम से हम क्या करेंगे, फिर सामाजिक विषमताओं को मिटा देंगे। सामाजिक विषमताओं को, विषमताएं धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मतलब इसमें हमें कुछ भी रश नहीं करना, भागना नहीं है। जैसे रक्त रंजित क्रांति की, एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, एकदम से सब कुछ नहीं करना, क्रांति नहीं करनी। गांधी जी का तो विचार वैसे भी अहिंसा का था, ठीक है, तो क्रांति नहीं करनी है हमको और धीरे धीरे सब चीजें करनी है। तो भारत का समाजवाद, यदि क्वेश्चन आता है किस तरीके का समाजवाद है, मार्क्सवादी, गांधीवादी, नेहरूवादी या फिर बी और सी दोनों, तो बी और सी, गांधीवादी और नेहरूवादी समाजवादी विचारों से प्रभावित है, जिसमें हम धीमे धीमे चीजों को करने और धीमे धीमे सामाजिक विषमताओं, समाज में अन्याय और समाज में असमानता को मिटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आई होप समाजवाद शब्द आपको क्लियर है, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे समाजवाद के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वर्ड्स हमने कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। हम भारत के लोग पढ़ लिया, संप्रभु संपन्न पढ़ लिया या फिर संप्रभुता पढ़ लिया, तीसरा हमने पढ़ लिया समाजवादी। याद करो अगला वर्ड क्या आएगा, याद करो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, अगला वर्ड क्या है हमारा, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। चलो अब अगला पढ़ लेते हैं, पंथ निरपेक्ष। 1 2 3 4th, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यहां पर क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारतीय राज्य का, ठीक है, भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा एवं सभी लोग अपने धर्म को सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को अपने धर्म को मानने आचरण करने एवं प्रचार प्रसार करने की आजादी होगी, ठीक है। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड देखने देना मुझे, ठीक है। अब क्या होगा कि भारत में क्या है, भारतीय राज्य मतलब भारत की जो भारत का जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसका खुद का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्या, क्या भारत एक इस्लामिक राष्ट्र है क्या, क्या भारत एक बौद्ध स्टेट है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा नहीं दी गई है। भारत क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म एक समान होंगे, ठीक है, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगा और उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं
ठीक है, उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो अपने अपने धर्मों को क्या कर सकते हैं, मानने की, उसका आचरण करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी रखते हैं। ठीक है, तो भारतीय धर्म निरपेक्षता को हम क्या बोलते हैं, भारतीय पंथ निरपेक्षता को हम सकारात्मक पंथ निरपेक्षता भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सकारात्मक पंथ निरपेक्षता क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां भारतीय राज्य का खुद का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, उनको अपना धर्म मानने की पूरी तरीके से आजादी है। उनसे ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आपका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, आप किसी धर्म को नहीं मानोगे, आप क्या करोगे, एक एथिस्ट की तरह रहोगे या फिर आप नास्तिक बनकर रहोगे, ऐसा किसी से नहीं बोला जा रहा। आप अपना धर्म मानो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से मानना है उस तरीके से मानो, उसका अच्छे से आचरण करो। जिसको आचरण करने के लिए हम हिंदू धर्म को माने तो हम मंदिर जाएंगे, हम मुस्लिम को माने या फिर इस्लाम को माने तो हम कहाँ जाएंगे, मस्जिद जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इस तरीके से हम जिस धर्म को मानते हैं उसका आचरण करेंगे, उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, उसकी रैलीज होगी या फिर उसका कोई भी बड़ा कोई फंक्शन होता है तो उसको भी हम अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम आप लोग कर सकते हो, आपसे राज्य मना नहीं करेगा, लेकिन राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। इसके साथ ही यदि किसी भी धर्म में इंटरफेरेंस करना है तो राज्य इक्वली करेगा। इक्वली कैसे, जैसे यदि लगता है कि हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म के अंदर कोई कुप्रथा है जो काफी टाइम से चली आ रही है, जिसको खत्म करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे भारत में जो धर्म है लोगों का पर्सनल स्फेयर है तो राज्य उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य का खुद का कोई धर्म है नहीं तो लोगों के काम में भी इंटरफेयर नहीं करें, ऐसा नहीं होता। जब राज्य को जरूरत लगेगी तो राज्य इंटरफेयर भी करेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए जो सती प्रथा है हिंदू धर्म में काफी लंबे समय से चली आ रही थी, लंबे समय से चली आ रही है, हिंदू धर्म का हिस्सा है तो ऐसा तो नहीं है वो सही हो जाएगी। कोई चीज लंबे समय से चली आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो गई। ठीक है, तो उसको राज्य ने खत्म किया, ये आजादी से पहले की बात है। ठीक है, तो यदि हमें लगता है कि धर्म में कोई बुराई है, कोई कुप्रथा है, तो उसको खत्म करने के लिए सरकार आगे आएगी, लेकिन फिर किसी एक धर्म में ऐसा नहीं करेगी। वो जिस भी धर्म में यदि कोई कमी लगती है, कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो उसमें सुधार करने के लिए सरकार आगे आएगी। जैसे अभी रिसेंटली जो इस्लाम है उसके अंदर हमने क्या किया था, शरीयत के अंदर ट्रिपल तलाक का एक कॉन्सेप्ट होता है, तलाक 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 करके हम तलाक दे सकते हैं महिला को। तो ये महिला के साथ क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। तो ये भी धर्म की चीज है, किसी पर्टिकुलर धर्म की चीज है, उसमें यदि कुरीति थी तो उसको सुधार करने के लिए फिर सरकार आगे आई और ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया कोर्ट्स के द्वारा। कोर्ट भी सरकार का ही एक अंग होता है। ठीक है, तो भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सब लोग अपना अपना धर्म मान सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है ये। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक या फिर इसको लोकतंत्र भी बोल सकते हो। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, क्या हम बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे, याद करो डेफिनेशन। एक थिंकर है जो कहाँ के हैं, यूएसए के हैं या फिर वहां के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनकी एक परिभाषा हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बताओ लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, टू दी पीपल फॉर पीपल बाय पीपल। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है। तो लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। बहुत ही छोटी सी, बहुत प्यारी सी और बहुत रेलेवेंट डेफिनेशन है। जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन। ठीक है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन मतलब पावर किसके हाथों में है, लोगों के हाथों में है। लोग शासन कर रहे हैं, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हम पे शासन करते हैं। यहीं से एक बात निकल कर आती है कि लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र होता है दो प्रकार का। दो प्रकार, अब इसमें कौन कौन से हैं देखो। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें लोग डायरेक्टली खुद के ऊपर शासन करते हैं। जो रूल उन्हें बनाने हैं वो रूल वो खुद ही मिल बैठकर बनाएंगे। जैसे 1000 लोग हैं किसी गांव में रहने वाले, किसी जगह पर रहने वाले, 1000 लोग आए, मिले, बैठे, बात की और फिर उन 1000 लोगों ने डिसाइड किया कि कल से हम इस रास्ते से जाना बंद करेंगे क्योंकि इस रास्ते पे ऐसे ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं, इस रास्ते पे अभी रोड लाइट्स नहीं है तो इस रास्ते को अवॉइड करना है, या फिर इस रास्ते पे रोड लाइट लगाने का बिल हम पास करते हैं। जो भी चीजें हैं, मतलब XYZ, ये तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। वो 1000 लोग जहां पे रहते हैं उस 1000 लोगों को इकट्ठा करके हमने, उन 1000 लोगों ने ही कानून बनाया और उन 1000 लोगों ने ही फॉलो किया। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। लोगों ने डायरेक्ट अपने ऊपर रूल कर रहे हैं, लोग डायरेक्ट अपने लिए खुद रूल बना रहे हैं। और एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें लोग, जो रूल होने वाले लोग हैं, वो अपने लिए, अपने ऊपर डायरेक्ट रूल नहीं करते। क्या करते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। अपने लिए क्या करते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं हर कुछ समय में, और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? इनके ऊपर रूल करते हैं। ये अपने प्रतिनिधियों को अपने ऊपर रूल करने के लिए अपॉइंट करते हैं। जैसा कि भारत में अभी होता है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हम अपनी एक सरकार चुनते हैं, सरकार हमारे लिए क्या बनाती है? कानूनों का निर्माण करती है। तो ये क्या होता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र का मतलब ज्यादा टफ नहीं है, सब लोग जानते हैं, लोकतंत्र तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक है। अब इस गणराज्य शब्द का मतलब यहां पर क्या है? गणराज्य शब्द का मतलब देखो, राष्ट्र अध्यक्ष या फिर राष्ट्र के प्रधान, राष्ट्र के प्रधान निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे, वंशानुगत नहीं। राष्ट्र के प्रधान निर्वाचित होंगे, वंशानुगत नहीं। इसका क्या मतलब है? राष्ट्र के प्रधान कौन होते हैं? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, राष्ट्र के प्रधान, राष्ट्र के प्रधान कौन है हमारे यहाँ पर? राष्ट्र प्रधान और सरकार के प्रधान, सरकार के प्रधान, दो चीजें होती हैं, ठीक है, याद रखना है। राष्ट्र के प्रधान और सरकार के प्रधान दो चीजें होती हैं, जिसमें से राष्ट्र के प्रधान भारत में कौन है? राष्ट्रपति हैं। और सरकार के प्रधान कौन है? सरकार या शासन के प्रधान भी बोला जाता है। कौन है? प्रधानमंत्री है, ठीक है। कौन है? प्रधानमंत्री है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? राष्ट्र के प्रधान की कर रहे हैं। राष्ट्र के प्रधान चुने जाने चाहिए, वंशानुगत नहीं होने चाहिए। वंशानुगत कहाँ पे होते हैं? ब्रिटेन में होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्र के प्रधान कौन होते हैं? राजा या रानी होते हैं वहां के, और राजा या रानी तो वंशानुगत होते हैं, सबको पता है, राजा का बेटा राजा बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति थोड़ी बनता है। यहाँ पे राष्ट्रपति के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और चुनाव कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव। चुनावों के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब वो चुनाव कैसा भी हो सकता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, ठीक है। जहाँ पे प्रधानमंत्री किससे चुने जाते हैं? बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिख दे रही हूँ। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, सरकार के प्रधान, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। मतलब कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, वो क्या है? चुने जा रहे हैं। अब चुने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? भारत एक गणराज्य है, इंडिया इज अ रिपब्लिक। जहां पे भी राष्ट्र के प्रधान चुने जाएंगे वो जगह क्या कहलाती है? वो देश क्या कहलाता है? रिपब्लिक कहलाता है। ब्रिटेन में, ब्रिटेन को रिपब्लिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पे जो राष्ट्र के प्रधान है वो राजा या रानी होते हैं। राजा या रानी चुने नहीं जाते, वंशानुगत होते हैं, इसलिए ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक नहीं कहते, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? ये 3-4 शब्दों के अर्थ पढ़े, जिसमें हम भारत के लोग, मतलब संप्रभुता भारत के लोगों के हाथों में नहीं है। संप्रभु मतलब आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में भारत अपने डिसीजंस को लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इसके बाद देखो, समाजवादी मतलब कि
असमानता और अन्याय का हमें क्या करना है, अंत करना है। ऐसा समाज क्या कहलाता है, समाजवादी समाज कहलाता है। समाजवाद का और पूंजीवाद में डिफरेंस भी हमने देखा, यहाँ पे उसका इतना रोल नहीं है, ये भी हमने देखा। इसके बाद हमने देखा समाजवाद मार्क्सवादी और गांधीवादी या नेहरूवादी दो प्रकार का होता है। भारत का जो समाजवाद है वो कौन सा वाला है, गांधीवादी समाजवाद है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है। पंथ निरपेक्ष है भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, साथ ही लोग जो भी हैं अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार प्रसार करने के लिए क्या रहेंगे, मुक्त होंगे, आजाद होंगे। लोकतांत्रिक मतलब जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। दो प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में लोग डायरेक्ट खुद के ऊपर रूल करते हैं, अप्रत्यक्ष में लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि उनके ऊपर रूल करते हैं। इसके बाद लास्ट हमने देखा गणराज्य, जहां पर भी राष्ट्र के प्रधान चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। बाकी की चीजें कुछ समय पश्चात नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करनी है। अभी के सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में अपने टॉपिक प्रियम्बल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।